गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो है स्टडी करने जा रहे हैं। उस फर्स्ट लेसन का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर पार्ट 2। मतलब कि हाउ व्हेन वेयर हमने पहले भी एक बार डिस्कशन किया है, जिसमें आपको याद होगा जेम्स मिल ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। आपको याद होगा बहुत अच्छे ढंग से उसने डिवाइड किया था, लेकिन उस डिवाइडेशन में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आज हम डिस्कशन करते हैं हाउ व्हेन एंड वेयर हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। ओके, 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 2। ओके, हमने कल डिस्कशन किया था कि किस तरह से जेम्स मिल ने इंडिया को डिवाइड किया, इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया फॉर स्टडी पर्पज। ओके, तो देखिए अब एक और टॉपिक आपकी बुक में है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब उपनिवेश। उपनिवेश क्या होते हैं? कॉलोनिया मतलब उपनिवेश क्या होते हैं? उपनिवेश का मतलब है कि कोई देश जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमजोर कंट्री को अपना गुलाम बना लेता है तो वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेता है। वो कॉलोनी बना लेता है और कॉलोनी बनाने के बाद उसके रिसोर्स का यूज करता है, उसके रिसोर्स का यूज करता है। तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। ठीक है, अपनी कॉलोनी बनाया। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, ब्रिटिश केम एंड कॉन्क्वर्ड द कंट्री। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने अपने सारे कंट्री को जो है जो कब्जा लिया। कैसे कब्जाया? आपको याद होगा कलकत्ता को पहले टारगेट किया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, फिर उसके बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी और फिर तीसरा वाला कौन सा था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी बनाकर कंट्रोल कर लिया। ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया को इन्होंने कब्जा लिया, कॉन्क्वेयर कर लिया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप जब आपके एग्जाम में आते हैं, एमटीएससी एग्जाम में आते हैं या फिर यूटी एग्जाम में आते हैं, फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो ये बोर्ड की पिक जो है, ये बोर्ड की पिक मैंने भेजी हुई है। और जहां यहां हम जो एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं, इसका समझ रहे हैं, तो वो चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होगी। किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपका। ओके, तो जब ये आए यहाँ पर, आपको याद है सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे यहाँ पे, वास्को डी गामा 1498 में, पोर्तुगीज 1498 में वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और फिर धीरे धीरे दूसरी कंपनी वाले आने लगे, तो ब्रिटिशर्स भी आए। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या किया? आते ही यहाँ पर धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाया, सब्जेक्टिंग लोकल नवाब एंड राजाज। और लोकल नवाब जो यहाँ के नवाब ऑफिशियल वगैरह थे, उन सबको हटा दिया। याद है आपको? अगर याद नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे। जो है प्लासी की वार, याद है? प्लासी की वार और जो बक्सर की वार, याद है? नवाब सिराजुद्दौला को हटा दिया, फिर मीर जाफर को हटाया, फिर मीर कासिम को हटाया। कितने नवाब उन्होंने हटाए और उसके बाद में खुद का सिस्टम शुरू कर दिया। दीवानी राइट लगाया, दीवानी राइट लेने के बाद में उन्होंने खुद का सिस्टम शुरू कर दिया। तो यहाँ के लोकल राजा और नवाब को उन्होंने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने जो है लगभग सारी टेरिटरी पर कंट्रोल कर लिया। इस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। कंट्रोल कर लिया पूरी इंडिया की इकोनॉमी को और सोसाइटी को। सिर्फ और सिर्फ ये यूज करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए फिर उन्होंने क्या किया? रेवेन्यू कलेक्ट करने शुरू किए। क्या करने शुरू किए? रेवेन्यू कलेक्ट करने शुरू किए। ठीक है, और उससे अपने खुद के खर्चे पूरे किए। इंडिया के लोगों से टैक्स इकट्ठा किया, कलेक्ट रेवेन्यू। इंडिया के लोगों से टैक्स इकट्ठा किया, जमीन का टैक्स, इनकम टैक्स, पता नहीं क्या क्या किस टाइप के टैक्स उन्होंने लगाए और अपने खर्चे पूरे किए। खर्चे किस तरह के? मिलिट्री के खर्चे। उनकी मिलिट्री होती थी, ब्रिटिश मिलिट्री, उसके खर्चे पूरे होते थे। और उनके जो रहन सहन के लिए जो घर मकान बनाए थे, तो उनके खर्चे पूरे होते थे। अपने खर्चे पूरे करने के लिए, इंग्लैंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत की इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरह कंट्रोल किया। इकोनॉमी नहीं, उसने सोसाइटी को भी कंट्रोल किया, भारतीय समाज को भी पूरी तरह कंट्रोल किया। और फिर यहां से वो सस्ती चीजें ले जाते थे, ब्रॉड गुड चीजें खरीदते थे। ब्रॉड गुड्स मतलब चीजें यहां से खरीदते थे ब्रिटिशर्स। कौन से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में आई थी। इंग्लैंड की गवर्नमेंट खुद नहीं आई थी यहाँ पे। एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, इंग्लैंड की गवर्नमेंट यहां पर नहीं आई थी। हाँ, इंग्लैंड की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कुछ व्यापारी, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कहते थे, वो यहाँ आए थे। और यहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर सस्ते में चीजें खरीदती थी। आपको याद है केरला के आसपास साउथ में से वो मसाले खरीदते थे, स्पाइसेस और कॉटन खरीदते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें खरीदी जाती थी सस्ते दामों पर, लो प्राइस, सस्ते दामों पर खरीदते और यूरोप में जाके महंगे दामों पर बेचते थे। कहते कि जब यहाँ से स्पाइस मसाले वगैरह ले जाते थे तो मसाले बहुत अच्छे दाम पे यूरोप में बिकते थे। इसी चीज का तो लालच था, इसी चीज का तो लालच था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो बार बार इंडिया में आई और खरीद कर यूरोप ले गई और यूरोप में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। यहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने बहुत ढंग से लूटा और लूट कर फिर अपने लिए फायदा कमाया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के लोगों से क्रॉप उगवाई।
फसलें उगवाई। यहां से कौन सी फसलें उगाई गई? कॉटन उगवाया गया बड़े पैमाने पर, ताकि इंग्लैंड की जरूरतें पूरी हो सके। इंग्लैंड में बड़ी बड़ी मशीनें लग गई थी, सूती कपड़े की मशीनें, तो उनको रॉ मटेरियल कॉटन चाहिए था, तो उन्होंने कॉटन की क्रॉप उगाई। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ओपियम यानी कि जो ड्रग्स होती है ओपियम उगवाया, ठीक है। इस तरह बहुत सारा उन्होंने काम किया, ठीक है। और जो भी क्रॉप वो उगाते थे वो एक्सपोर्ट करने के लिए, ज्यादातर किस लिए? बेचने के लिए, विदेशों में बेचने के लिए होती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने देश के जो वैल्यूज और कस्टम है, रीति रिवाज, उसमें भी चेंजिंग करने लगा। उन्होंने चेंज कर दिया इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने चेंज कर दिया इंडिया का सोशल सिस्टम, और ब्रिटिशर्स ने चेंज किया यहाँ का पूरी तरह से कल्चर। वो तो ये भी कहते थे, आपको याद है जेम्स मिल क्या कहता था कि इंडिया जो एशियाई सोसाइटी वो बिल्कुल डल है, वो बिल्कुल बेकार है, उनके अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ है, वो इलिटरेट है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो डेवलप्ड सिविलाइजेशन नहीं है। यूरोप की सिविलाइजेशन डेवलप है, इंग्लैंड की सिविलाइजेशन डेवलप है, तो उनको यहाँ पर हमें सिखाना होगा। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे चेंजेस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चर लेवल पे बहुत सारे चेंजेस किए, ठीक है। अब ये सारा जब करके उन्होंने पूरे इंडिया को कब्जा लिया, नवाबों को हटाया, राजाओं को हटाया, इकोनॉमी को कंट्रोल किया, सोसाइटी को कंट्रोल किया, और उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्ट किया, तो सारा कुछ करने के बाद जब वो इंडिया पे जम गए, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया? प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ओके, अब आगे देखिए, हमें इसके बारे में कैसे पता लगता है कि उन्होंने कॉलोनी 250 साल तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहे थे। 250 ईयर तक इंडिया की हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स का ही राज था। 250 ईयर्स इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास में ब्रिटिशर्स का ही नाम होता है। ब्रिटिशर्स यहाँ रहे थे 250 साल तक लगभग, ठीक है। तो क्या कैसे पता लगता है हमें ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में, उनकी कॉलोनाइजेशन के बारे में कैसे पता लगता है? हमें पता लगता है उनके बनाए गए एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि एडमिन प्रशासनिक जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि ब्रिटिशर्स कैसे क्या करते थे, यहाँ पे कौन सी पॉलिसी लगाई, क्या उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाए, इंडिया के लोगों के बारे में वो क्या सोचते थे, ये सारा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से हमें पता चलता है, यही उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स एक बात क्लियर समझते थे, उनका विश्वास था, ब्रिटिशर्स बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग, एक्ट ऑफ राइटिंग, एक्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, कि वो लिखने की कला, वो जानते थे कि लिखना है, हमें लिखेंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे, हर एक चीज को लिखेंगे हम, पूरा प्लान होगा, हर एक चीज को वो लिखते थे। इंस्ट्रक्शन, कितनी भी इंस्ट्रक्शन अगर गवर्नमेंट ऑफिस में दी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई, सूचनाएं दी गई, वो लिखी गई। प्लान जो भी किए गए इंडिया में वो लिखे गए, नीतियां पॉलिसी बनाई वो लिखी गई, ठीक है, डिसीजन जितने भी लिए गए वो लिखे गए, एग्रीमेंट अगर किसी राजा और नवाब के साथ हो तो वो भी लिखा गया, हर चीज, इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर पूरी तरह लिखी गई। मतलब ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि अगर इंडिया पे कंट्रोल बनाना है तो हमें हर चीज लिखित में रखनी होगी, हमें हर चीज क्लियरली रिटर्न अप करना होगा, क्लियरली हमें लिख कर रखनी होगी, तभी हम इंडिया पे टोटल कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर ये सब चीजें लिख लेते थे, प्लान, इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी, एग्रीमेंट और जो है इन्वेस्टिगेशन, जब ये लिख लेते थे उस पे बाद में स्टडी होती थी, उस पे डिबेट होती थी, जो लिखा हुआ मटेरियल उसके ऊपर फिर बाद में स्टडी और डिबेट होती थी, ठीक है। और फिर बनाए जाते थे रिकॉर्ड्स, फिर बनते थे बढ़िया रिकॉर्ड, क्या बनते थे? मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स, ये बनती थी बाद में, फिर बाद में बढ़िया ढंग से इनको तैयार किया जाता था, है ना। और फिर बाद में बना लिए गए रिकॉर्ड रूम, हर एक ऑफिस के साथ में एक रिकॉर्ड रूम होता था। ऑफिस जैसे कि कमिश्नर ऑफिस जैसे कि कमिश्नर ऑफिस जैसे कि प्रोविंशियल सेक्रेटरीट का ऑफिस जैसे कि लॉ कोर्ट, यानी कि जो कानून के लिए जो अदालतें बनी थी, उनके जितने भी ऑफिस होते थे उनके साथ क्या होते थे? उनके रिकॉर्ड रूम होते थे। हर एक इंस्टीट्यूशन में, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में हर एक के साथ एक अटैच रिकॉर्ड रूम होता था। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है कि उन्होंने जब कंट्रोल किया इंडिया को, कॉलोनाइजेशन किया, तो कॉलोनाइजेशन करते हुए उन्होंने 250 साल में क्या किया? इंडिया में लिखित में सारा काम किया, हर एक चीज लिखी गई यहाँ पे, और उस पर डिबेट हुई, बहस हुई, और उसको सबको सेफ रखा गया रिकॉर्ड रूम में। ऑफिस जैसे कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरी का ऑफिस और लॉ कोर्ट्स, जितने भी ये अदालतें वगैरह होती हैं, उन सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, और सारी चीजें, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, सब कुछ लिखित रूप में होता था। अब देखिए, जब तक प्रिंटिंग नहीं आया, तब तक
वो लोग जो है जो अच्छे कैलीग्राफिस्ट होते उनसे लिखवाते थे। ये ऑर्डर वगैरह जितने होते थे वो अच्छे कैलीग्राफिस्ट से, यानी कि जो सुलेखक होते थे, जो अच्छा लिखना जानते थे, उनसे लिखवाते थे और कॉपी किए जाते थे। कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन, कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन, ठीक है, लिखवाए जाते थे, डॉक्यूमेंट्स लिखवाए जाते थे लोगों से, ठीक है। और आर्ट, इसी को कैलीग्राफी को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, अच्छे कैलीग्राफी से वो लिखवाई जाती थी। फिर 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग सिस्टम आ गया, 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग सिस्टम आ गया, तब फिर ये कैलीग्राफी की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कि सुलेखक यानी कि लिखने, अच्छे लिखने वाले की जरूरत नहीं पड़ी। फिर बाद में प्रिंटेड सिस्टम के थ्रू प्रिंटेड रिकॉर्ड्स बनाए गए, फिर प्रिंटेड सिस्टम के थ्रू प्रिंटेड रिकॉर्ड्स बनाए गए और फिर उन लिखे गए प्रिंटेड रिकॉर्ड को फिर बाद में डिपार्टमेंट में भेज देते थे, गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट में फिर बाद में प्रोसीडिंग हो जाती थी, प्रिंट किए हुए रिकॉर्ड्स को भेज देते थे, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में फिगर नंबर 4, ठीक है, फिगर नंबर 4, ठीक है, फिगर नंबर 4 में दिखाया गया है एक नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में नेशनल आर्चीव गैलरी है न्यू दिल्ली में, वो दिखाई गई है। 1920 में ये नेशनल आर्चीव गैलरी बनाई गई थी और ये दिल्ली में, ये नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव जो है नजदीक है बिल्कुल, वाइसरेगल पैलेस में है, ये दिल्ली में है और वहां पर सभी रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित हैं। ये म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया दिल्ली में वहां सुरक्षित है, ठीक है। तो ये आपका एक एनटीएससी टॉपिक, एनटीएससी क्वेश्चन भी हो सकता है, कई बार एनटीएससी में टॉपिक बार जो है आते हैं और उस समय हमें क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, ओके। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए फिर कुछ रिपोर्ट्स, देखो यहाँ फिगर नंबर जो है 5 या 6 में एक रिपोर्ट भी दिखाई है, रिपोर्ट टू होम डिपार्टमेंट। 5 फिगर में रिपोर्ट टू होम डिपार्टमेंट, यानी कि होम डिपार्टमेंट को, ब्रिटिशर्स के होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजी गई थी कि मतलब ये दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स रिपोर्ट लिखते थे, किस तरह से रिकॉर्ड रूम से या रिपोर्ट लिखकर रिकॉर्ड रूम भेजते थे। जैसे एक रिपोर्ट बनी है यहाँ पे 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी की रिपोर्ट वहां के लोगों ने बनाकर भेजी थी अपनी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर म्यूटेनी विद्रोह हो गया है और विद्रोह कंट्रोल करने के लिए किस तरह से अलग अलग जगह पे कंट्रोल किया उन्होंने। बॉम्बे में क्या किया, अरेंजमेंट आर्मी का किया गया। कराची में 301 म्यूटेनियन के विद्रोही पकड़ लिए गए और फिर पूरी तरह मिलिट्री गार्ड्स के थ्रू वो कंट्रोल कर लिया गया। इस तरह ब्रिटिशर्स बार बार अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजते रहते थे, है ना। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, समझने की जरूरत है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे कंट्रोल किया। उन्होंने कैलीग्राफी से लिखवाया, उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए, उन्होंने बाद में प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने नेशनल आर्चीव गैलरी भी बनाई दिल्ली में। कब बनाई, 1920 में। ये एनटीएससी क्वेश्चन है, बहुत बार आया, ये एनटीएससी क्वेश्चन है, बहुत बार आया कि कब नेशनल आर्चीव गैलरी बनी थी और नेशनल म्यूजियम, ठीक है, और नेशनल आर्चीव जो है नई दिल्ली के वाइसरेगल पैलेस के नजदीक है। ये लोग रिपोर्ट लिखते थे ब्रिटिशर्स 1946 में जब रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ तो उसकी पूरी रिपोर्ट भेजी थी ब्रिटिशर्स ने। बॉम्बे की रिपोर्ट भेजी कि आर्मी वहां पर पहुंच गई है और शिप, जितने भी विद्रोही शिप थे उनको कंट्रोल कर लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया है। कराची की भी रिपोर्ट भेजी थी इन्होंने, 301 म्यूटेनियर को अरेस्ट किया गया था वहां से, ऐसा ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिसर्स को भेजा था और कंट्रोल किया गया मिलिट्री गार्ड्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए सर्वे भी करवाते थे उस समय। ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, इसलिए उन्होंने पूरी इंडिया का सर्वे कराया। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, सारा हर जगह पर उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे को बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर्वे को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था 19th सेंचुरी में कि अगर बहुत अच्छा प्रशासन करना है तो हमें सारी जगह का सर्वे करना चाहिए, टोपोग्राफी को समझना चाहिए, इंडिया की टोपोग्राफी को हमें समझना है, यहाँ की सोइल क्वालिटी को समझना है तो सर्वे करो, यहाँ की फ्लोरा यानी कि जो यहाँ की जो पेड़ पौधे उनको समझना है तो सर्वे करो, यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की जो एनिमल्स हैं उनका सर्वे करो, उनकी लोकल जो हिस्ट्रीज यहाँ की जो राजा नवाबों की उसकी सर्वे करो कि यहाँ पर कौन कौन
वेयर क्या सिस्टम है, यहाँ पर क्रॉप यानी कि जो फसलें उगाई जाती है उसका सर्वे करो, क्रॉपिंग पैटर्न का सर्वे करो। हर 10 साल में ये लोग सर्वे कराते थे, रिव्यू करते थे और रिकॉर्ड बनाते थे, और रिकॉर्ड के लिए तुम्हें पता है रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे। तो इस कौन कौन से सर्वे हुए थे? बॉटनिकल सर्वे यानी कि पेड़ पौधों के लिए सर्वे हुआ था, जूलॉजिकल सर्वे जानवरों के लिए सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजिकल यानी कि बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंगों के लिए सर्वे हुआ, पुरानी बिल्डिंगों के लिए सर्वे हुआ, ठीक है। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, भूमि का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसका सर्वे कराया, धरती के नीचे को खोद के देखा गया। फॉरेस्ट सर्वे किया गया यानी कि जंगलों का भी सर्वे कराया गया, ताकि कौन से जंगल उनके काम के हैं और कौन से उनके काम के नहीं हैं। तो देखिए एक एग्जांपल, यहाँ सर्वे का ही एग्जांपल, ठीक है। आप देखोगे सर्वे का एग्जांपल नंबर ये रहा, देखो फिगर नंबर 1 में जो बोटोनिकल जो सर्वे था, बोटोनिकल सर्वे जो था उसका एक एग्जांपल फिगर नंबर 5 में दिखाया भी गया है कि एक कस्टर्ड एप्पल प्लांट का सर्वे हुआ था 1770 में। एक कस्टर्ड एप्पल प्लांट का स्पेसिमेन लिया गया था, कहां पे? बोटोनिकल गार्डन नेचुरल हिस्ट्री, बोटोनिकल गार्डन नेचुरल हिस्ट्री में इसका सर्वे किया गया था, और उन्होंने प्लांट की यानी कस्टर्ड प्लांट के स्पेसिमेन लिए थे, स्पेसिमेन प्लांट के स्पेसिमेन लिए थे इंफॉर्मेशन के लिए और यूज के लिए कि ये कस्टर्ड का प्लांट है, क्या यूज आएगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी। तो इस तरह के सर्वे बहुत होते थे। एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सर्वे होते थे, कौन कौन सर्वे होते थे। सर्वे होता था सॉइल का, सर्वे होता था फ्लोरा का, फ्योना का, लोकल हिस्ट्री का, क्रॉपिंग पैटर्न का, हर 10 साल में सर्वे होते थे। बोटनिकल सर्वे होते थे, जोलॉजिकल सर्वे होते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते थे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होते थे, और फॉरेस्ट सर्वे होते थे, जंगल के सर्वे भी किए जाते थे। ओके, अब देखिए ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड हमने इतने समझे हैं, सर्वे वगैरह समझा है, वो क्या नहीं बताएंगे आपको। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते, उनसे आपको क्या नॉलेज नहीं मिलती। दे टेल अस ओनली ऑफिशियल थॉट, ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो ऑफिशियल थॉट ही बताएंगे वो, ठीक है। व्हाट दे इंटरेस्ट, कि ब्रिटिशर्स किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, बस उसी की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। दे डू नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं जितने भी, वो समझने में आसान नहीं है, वो नहीं समझते। अदर पीपल फेल्ड इन द कंट्री, कि दूसरे लोग उस समय क्या सोच रहे होंगे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद में क्या लोग सेटिस्फाइड थे, क्या लोग दुखी थे, लोग विद्रोह क्यों कर रहे थे, क्या रीजन था। ब्रिटिशर्स ने अपने किसी भी रिकॉर्ड में इस बात को नहीं छापा। 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि केवल एक मिलिट्री रिवोल्ट है, ब्रिटिशर्स ने कहा कि केवल एक मिलिट्री रिवोल्ट है, इसको हम रिप्रेस कर देंगे। लेकिन किसी ब्रिटिश रिकॉर्ड में नहीं कहा गया भी राजाओं की राजगद्दी छीनी गई, धर्म में बदलाव किए गए, सोशल कंट्रोल किया गया, इकोनॉमी कंट्रोल किया, कहीं पर भी नहीं दिखाया इन्होंने कि अदर पीपल हमारे कंट्री में, इंडिया के कंट्री में जो दूसरे लोग क्या सोचते थे, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, उनको उन्होंने कभी भी नहीं ध्यान दिया, ना उसके कोई रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। ओके, उस समय की डायरीज से हमें पता लगता है, बस हमें जो लोगों के बारे में, मतलब इंडिया के लोगों के बारे में सिर्फ हमें पता लगता है लोगों की डायरी से। मान लो कोई हमारे लेखक हुए हैं, कोई हिंदी के हुए हैं, कोई संस्कृत के हुए हैं, कोई तमिल के हुए हैं, कोई तेलुगु के हुए, उन्होंने अपनी डायरी लिख दी, तो डायरी लिख दी तो वहां के समाज का हमें पता लग गया। जैसे कि कुछ धर्म के जो सुरक्षा अधिकारी होते थे, पिलग्रिम होते थे, धर्म रक्षक होते थे, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो, चलते तो देखिए जो धर्म के अधिकारी होते थे वो सब, अक्की ध्यान दे, धर्म के अधिकारी होते थे वो जो है डायरीज लिखते थे, उनके बारे में पता लगता है हमें। म्यूट ऑल करो, ठीक है। ओके, डायरीज, लोगों की डायरीज से पता लगता है, अकाउंट से, अकाउंट जो पिलग्रिम्स के थे, जो धर्म के रक्षक होते थे, उनसे पता लगता है। ऑटोबायोग्राफीज, जो अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती थी उनकी ऑटोबायोग्राफीज पता लगता है। मान लो जवाहरलाल नेहरू है या जो भी मेन दयानंद सरस्वती थे या जो भी, उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उससे पता लगता है, ठीक है। और कई बार न्यूज़पेपर जो बाजार में आते थे उससे भी हमें पता लगता है, न्यूज़पेपर जो बाजार में आते थे उससे भी पता लगता है, ठीक है। तो इससे हमें लोकल पब्लिक के बारे में पता लगता है, ठीक है। ओके, अब देखिए फिगर नंबर 5 मैंने बता दिया, तो इस लेसन में ये सारा कुछ बताया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बाद में मुझे फोन करे, व्हाट्सएप कर सकता है। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं सभी चीजों को, जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर लेते हैं। बेटा म्यूट कीजिए सभी बच्चे अपने फोन को म्यूट रखेंगे,
सभी स्टूडेंट फोन को म्यूट रखें। ओके, तो देखिए कॉलोनियल जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, जो एक प्रोसेस करती है कॉलोनाइजेशन का। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं, इंडिया को कंट्रोल कर लेते हैं, लोकल नवाब और राजाओं को हटा देते हैं, अपना कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी सोसाइटी पर, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और अपने खर्चे पूरे करते हैं। ब्रॉड गुड्स लो प्राइस, सस्ते में चीजें खरीदते हैं और फिर वहां यूरोप में महंगे दामों पर बेचते हैं, और यहाँ पर वही क्रॉप उगाई जाती है जो कि एक्सपोर्ट की जा सके, जो कि केवल एक्सपोर्ट के लिए होती थी। वो यहाँ की वैल्यूज और कस्टम और कल्चर को चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने चेंजेस किए भी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल सिस्टम में उन्होंने चेंज किए। इस तरह का पूरा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन होता है। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, इसे कहते हैं उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहते हैं इसे। सभी बच्चों को ध्यान रहेगा, आई थिंक सभी को। ओके, फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमने कहा कि कैसे पता लगता है 250 ईयर का इतिहास, जो ब्रिटिशर्स का इतिहास है, हमें पता लगता है प्रशासनिक रिकॉर्ड से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से पता लगता है। जो उस समय के ऑफिसर लिखा करते थे वो एक्ट ऑफ राइटिंग में विश्वास रखते थे, वो हर एक चीज को लिखवाते थे, हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लान, हर एक पॉलिसी, हर एक डिसीजन, हर एक एग्रीमेंट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, हर एक बड़ी क्लियर ढंग से लिखी जाती थी। और फिर बाद में इन पर स्टडी होती थी, डिबेट होती थी, रिकॉर्ड बना लिए जाते थे, फिर मेमो, नोटिंग, रिपोर्ट्स बनती थी। जैसे रिपोर्ट हमने दिखाई भी है। रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे हर एक ऑफिस के साथ में, रिकॉर्ड रूम हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ में बनाए जाते थे। जैसे कि ऑफिस मान लो कमिश्नर ऑफिस है, प्रोविंशियल सेक्रेटरी का ऑफिस है, लॉ कोर्ट्स का ऑफिस है, तो उनमें बनाए जाते थे। ठीक है, और फिर हमने ये समझा कि 19वीं सेंचुरी में जब ये रिकॉर्ड लिखवाए तो कैलीग्राफी से लिखवाए जाते थे, जो कि बहुत अच्छी राइटिंग करना जानता था। 19वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग सिस्टम आ गया तो प्रिंट कराकर फिर वो देने लगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, फिर प्रिंट किए हुए ऑर्डर भेज दिए जाते थे, है कि नहीं। तो देखो फिर फिगर नंबर 4 में दिखाएगा भाई ये रिकॉर्ड कहाँ रखे गए, तो यहाँ इंडिया में नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया, नेशनल आर्चीज ऑफ इंडिया बनाई गई है 1922 में, सॉरी 1920 में बनी थी, 1920 में बनी थी, और न्यू दिल्ली में आई है। यहाँ पर नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीज जो है वो एक साथ रखी गई है, एक साथ है वायसरेगल पैलेस न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एनटीएससी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आते हैं, बिल्कुल क्लियरली बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर देखिए एक रिपोर्ट भेजी गई होम डिपार्टमेंट को, रॉयल इंडियन नेवी में जब विद्रोह हो गया था उसकी एक रिपोर्ट भेजी गई अलग अलग एरिया से। जैसे कि बॉम्बे से कहा गया कि भाई आर्मी यहाँ पर आ गई है और आर्मी का अरेंजमेंट हो गया है और जितने भी विद्रोही शिप थे वो कंट्रोल कर लिए गए हैं। कराची से 301 मिलिटेनियन विद्रोही पकड़ लिए गए और मिलिट्री का पूरा कंट्रोल कराची में हो गया है। इस तरह का रिपोर्ट बनाया गया। फिर उस समय ब्रिटिश सर्वे करते थे, सर्वे मैंने बताया बॉटनिकल सर्वे है, जूलॉजिकल सर्वे है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे, बहुत सारे सर्वे कराए जाते थे और वो जानना चाहते थे कि इंडिया की सॉइल क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, लोकल हिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए, ताकि इंडिया पे कंट्रोल करना आसान हो जाए। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते, वो हमें लोकल पीपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। लोकल पीपल के बारे में पता लगता है सिर्फ हमें डायरीज से, लोकल पीपल की डायरीज से, या फिर कोई धर्म का रक्षक था उसके अकाउंट से उन्होंने जो भी लिखा अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफी। जैसे गौतम बुद्ध, अब किसी पिलग्रिम का नाम लो तो मैं जैन मुनि हो गई, गौतम बुद्ध हो गए, वो पिलग्रिम ही तो है हमारे। ठीक है, तो उनसे हमें पता लगता है। ठीक है, जैसे उनके जो अलग अलग ग्रंथ है उनसे पता लगता है। ओके, एंथ्रोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, किसी ने कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखी तो उससे पता लगता है। जैसे बाबर नामा, जैसे अकबर नामा, हुमायूं नामा, उनसे पता लगता है हमें लोकल लोगों के बारे में। न्यूज़पेपर जब बाजार में होता है उनसे पता लगता था। एक इस सर्वे का एग्जांपल दे रखा है, एक सर्वे हुआ था 1770 में, बॉटनिकल सर्वे। कौन सा हुआ था? 1770 बॉटनिकल सर्वे हुआ था, जिसमें कस्टर्ड एप्पल प्लांट का स्पेसिमेन लिया गया था और उस स्पेसिमेन बॉटनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रखा गया था और फिर बाद में इसके बारे में लिखा गया भी कैसे ये कितना अच्छा प्लांट है और कैसे इसका यूज होता है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा और सभी बच्चे एनटीएससी के लिए रेडी रहेंगे। सभी बच्चे अगर बहुत अच्छा लगा है तो उसको बेटा अपने YouTube चैनल पे तुमको मिल जाएगा, ये YouTube चैनल में भेज दूंगा तुम्हारे पास में, आप इस लेसन को दोबारा देख सकते हो और YouTube चैनल पे आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक यू।